गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले इकोनॉमिक लेक्चर में हमने देखा था जीवीए और जीडीपी के बीच में रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था। फार्मूला हमने देखा था जीडीपी और जीवीए के टर्म में, यानी जीवीए का फार्मूला जीडीपी के टर्म में। साथ ही साथ हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉलिसी की जरूरत होती है ना। और वो पॉलिसी किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए किसी भी देश में पॉलिसी की जरूरत होती है, नीति की जरूरत होती है। और वो नीति या पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जनरली दो तरह की पॉलिसी होती है। इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट की दो तरह की पॉलिसी होती है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इंडिया में भी यही दो तरह के गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है। पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी, पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। ये दो तरह के इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके द्वारा गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसको ड्राइव करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी वैसा पॉलिसी है गवर्नमेंट का जिसके द्वारा गवर्नमेंट फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। यानी मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, है ना, किस रेट से जाना चाहिए, इस रेट को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। अब ये मनी का फ्लो कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इसको समझना है। देखिए, मनी का फ्लो क्या होता है? मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा, लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे वस्तुओं का। और अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो, है ना, तो क्या होगा? उस वस्तु का रेट बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। यानी persistent rise of price of any commodity is called inflation। यानी किसी भी वस्तु का अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, यानी देयर इज अ मिसमैच, इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, देन क्या होगा? उस वस्तु की प्राइस बढ़ते जाएगी। और परसिस्टेंट जब बढ़ते जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति, है ना। और उस रेट को, जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस दर से प्राइस बढ़ रहा है, उसको कहेंगे इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका प्राइस एक लेवल के बाद ना बढ़े, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा फ्लो होगा मनी का, तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा, आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा और आप वस्तुओं का डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी अगर पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ जाए, यानी मनी में मार्केट बढ़ जाए, मनी का फ्लो बढ़ जाए, हर किसी के पास पैसा हो, तो हर कोई कार डिमांड करने लगेगा, है ना, और कार की प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी। तो इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इस ये जो रेट जो बढ़ रहा है प्राइस, उसको रोकने के लिए मनी के फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी है ना, कि किस रेट से मनी मार्केट में जाए। मनी मार्केट में कैसे जाता है? मनी मार्केट में बैंक के थ्रू जाता है। बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करती है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा होगा उतना वो पैसा लोन के लिए अवेलेबल रहेगा, है ना, उतना वो पैसा लोन दे सकती है बैंक। और जो कंज्यूमर्स हैं या जो सिटीजन है, जो मार्केट के प्लेयर है, मैंने कल बताया था मार्केट के तीन प्लेयर हैं, कंज्यूमर, बायर और सेलर, बायर एंड बिजनेस फर्म्स। तो अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा अवेलेबल, है ना, यानी चीप मनी जो रहेगा, सस्ते रेट पे जो मनी रहेगी बैंक के पास, वो
बायर्स या सेलर्स या बिजनेस फर्म को आसानी से वो पैसा कम रेट पे दे सकती है, तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा अवेलेबल हो जाएगा, यानी आप कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन उठा सकते हैं बैंक से, आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा और उसके कारण क्या होगा, आप डिमांड करने लगे वस्तुओं का। यानी मनी का जो फ्लो हो रहा है मार्केट में वो किसके थ्रू हो रहा है, बैंक के थ्रू। यानी बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा हुआ तो बैंक चीप इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन के रूप में देगी और आप उस लोन से क्या करेंगे, चीजों का डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मनी का फ्लो इसलिए कंट्रोल करना जरूरी होता है, और ये मनी का फ्लो जो कंट्रोल होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसीज, है ना। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक होता है देश का, वही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और उस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो क्या करता है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, जिससे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना रहे और इन्फ्लेशन ना बढ़े, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है ना। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपने सुना होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फिस्कल पॉलिसी। तो फर्स्ट पॉलिसी कौन सा था, मॉनेटरी पॉलिसी, और जो सेकंड पॉलिसी है जिसके थ्रू इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, वो है फिस्कल पॉलिसी। क्या है, फिस्कल पॉलिसी, है ना, यानी वित्तीय नीति। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है वित्तीय नीति। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फिस्कल पॉलिसी क्या डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी रेवेन्यू आएगी, कहां से रेवेन्यू आएगी। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी, कहां से इनकम जनरेट करेगी और उसको कहां पे खर्च करेगी और कैसे खर्च करेगी, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन कंसर्न क्या होता है कि कहां से पैसा आएगा, सिंपल भाषा में, और कहां पैसा जाएगा, कहां खर्च करना है और कहां से पैसा आना है। इसको कौन डील करता है, फिस्कल पॉलिसी। यानी फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड द स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। It concerned with the raising and spending money. Raising money मतलब इनकम जनरेट करना, रेज करना पैसा को, और स्पेंड करना पैसा को, है ना, इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। यानी दोनों ही टर्म में, क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव का मतलब तो क्वांटिटी के रूप में, यानी कितना पैसा रेज करना है, कितना खर्च करना है, यानी क्वांटिटी देखना है, और क्वालिटी टर्म में भी देखना है। क्वालिटी टर्म में मतलब कि अगर उस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं तो उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए, है ना, क्वालिटी होनी चाहिए। यानी उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए कि कम से कम खर्च करने पे भी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। यानी क्वांटिटी टर्म में भी देखता है फिस्कल पॉलिसी और क्वांटिटेटिव टर्म में भी देखता है। क्वालिटी भी देखना है इसे कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, और साथ ही साथ वो क्वांटिटी को भी मैनेज करता है। तो ये है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जांपल है बजट। गवर्नमेंट की जो बजट होती है, जो हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के जो गवर्नमेंट बजट पास करती है, वो फिस्कल पॉलिसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। क्योंकि बजट में हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट कितना मनी रेज करेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट कहां पे इस मनी को खर्च करेगी, यही देखते हैं हम बजट में। तो बजट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना, बजट। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है हमारे संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, है ना, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। यानी हर वर्ष, हर फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, यही हम करते हैं। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम अगले महीने का एस्टिमेट करते हैं या अगले एक साल का एस्टिमेट करते हैं कि एक साल में हमें कितना कहां से रेवेन्यू आने वाला है, कितना पैसा हम रेज कर पाएंगे और कहां इसे खर्च करना है, यही बजट होता है। तो गवर्नमेंट का भी बजट यही, एनुअल फाइनेंशियल, वार्षिक वित्तीय जो ब्यौरा है, उसमें क्या करता है गवर्नमेंट कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना गवर्नमेंट खर्च करने वाली है और कितना कहां से उसको पैसा आएगा।
तो अगर बजट को देखा जाए, बजट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ना। बजट को हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि बजट में कई सारे अकाउंट्स होते हैं, है ना, कई सारे अकाउंट्स होते हैं। तो बजट में जो जनरली दो तरह के अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बजट जो हमारा है उसमें दो तरह के अकाउंट होंगे, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? वैसा अकाउंट जिसमें जो पैसा है, यहां पे ये देखना है कि यहां पे कैपिटल अकाउंट वैसा अकाउंट है जिसमें पैसा या तो रिसीट हो रहा है या तो खर्च हो रहा है, लेकिन वहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि या तो इसमें एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जैसे अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल रिसीट में यानी कैपिटल इनकम वैसा इनकम होगा जहां पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी, है ना। कैपिटल अकाउंट भी, कैपिटल रिसीट भी दो तरह का होगा, ये डेब्ट और नॉन डेब्ट, डेब्ट एंड नॉन डेब्ट, डेब्ट एंड नॉन डेब्ट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के अकाउंट हुआ, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट पे डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट कोई भी अकाउंट हो, बजट के कितने भी टाइप्स के अकाउंट हो, जैसे रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसमें हम क्या देखते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू अकाउंट में भी हम क्या देखेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू अकाउंट में रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। ये रिसीप्ट में कौन सा पैसा जाएगा, है ना, और एक्सपेंडिचर में कौन से पैसे को डालेंगे, कौन से खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम डालेंगे। तो यहां अगर बात करें रिसीप्ट में, रेवेन्यू रिसीप्ट में, तो रेवेन्यू रिसीप्ट भी दो तरह का होगा, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट को जो इनकम आ रहा है, लेकिन किस अकाउंट में? रेवेन्यू अकाउंट। जो मैंने बताया कि बजट अकाउंट भी दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम रेवेन्यू अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू अकाउंट में भी क्या होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें होंगी। तो रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ? इनकम। लेकिन ये किसमें डिस्कस कर रहे हैं? रेवेन्यू अकाउंट के रिसीप्ट में, है ना, रेवेन्यू अकाउंट के इनकम में। तो रेवेन्यू अकाउंट में जो इनकम होगा वो भी दो तरह का होगा। कौन कौन होगा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब है जो पैसा टैक्स के थ्रू आए। यहां पे हम रिसीप्ट की बात कर रहे हैं, यानी इनकम की बात कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट में, यानी पैसा आना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आएगा रेवेन्यू अकाउंट में, और वो पैसा दो तरीके से आ सकता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक ऐसा पैसा जो टैक्स के थ्रू आए, जैसे इस टैक्स भी दो तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स किसमें आता है? डायरेक्ट टैक्स में। यानी टैक्स रेवेन्यू में भी दो तरह का होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा रेवेन्यू आएंगे, कौन सा इनकम होगा? इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि कोई बिजनेस फर्म पे करती है ना, कोई कंपनी है वो पे करती है टैक्स के रूप में, जो उसके इनकम का जो टैक्स जो इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी बिजनेस फर्म्स का जो इनकम होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, है ना। और जो पर्सनल जो इनकम होता है उस पे जो टैक्स लगता है वो पर्सनल इनकम टैक्स बोला जाता है। तो दो तरह का डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हुआ, है ना, जो वस्तुओं पे लगती है, वस्तुओं और सेवाओं पे जो लगती है, तो जीएसटी हुआ, या फिर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स रेवेन्यू में भी दो तरह का हो गया, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है रेवेन्यू अकाउंट में इनकम का? दूसरा तरीका है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो पैसा टैक्स से नहीं आ रहा, दूसरे सोर्स से आ रहा। वो कैसा पैसा हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, कोई डील कर रही है, कोई सामान बेच रही है, मान लीजिए डिफेंस का कोई सामान बेच रही है, या कोई और भी काम करे, जैसे इसरो ने कोई काम किया, है ना, दूसरे देश की सैटेलाइट को भेजा, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट वो किस में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। दूसरा है इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन गिवन, है ना, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन गिवन। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन दे रखा है किसी को,
है ना, किसी स्टेट को लोन दे रखा है, किसी यूटी को लोन दे रखा है, या किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट को लोन दे रखा है, या विदेशों में किसी को लोन दे रखा है, किसी दूसरे कंट्री को, तो वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, वहां से जो पैसा जनरेट होगा इंटरेस्ट, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, है ना, रेवेन्यू अकाउंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये आएगा। तीसरा है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? गवर्नमेंट का कोई शेयर है ना, गवर्नमेंट ने कोई शेयर खरीद रखा है, तो उस शेयर पे जो डिविडेंड, जो इंटरेस्ट आता है उस शेयर पे, प्रॉफिट जो आता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड किसमें आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले में। साथ ही साथ पीएससी से जो उसको इनकम हो रहा है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, जैसे एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, उससे जो उसको इनकम हो रहा है ना, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। और आरबीआई से जो इनकम हो रहा है, आरबीआई को इनकम कहां से होता है? आरबीआई जो इंटरेस्ट लेती है, आरबीआई बैंक को क्या करती है? लोन देती है रेपो रेट पे, और वो इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो आरबीआई का प्रॉफिट का सोर्स है। तो आरबीआई से जो प्रॉफिट आएगा वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले इनकम में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू अकाउंट में जो इनकम आ रहा है गवर्नमेंट का, वो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ सकता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन गिवन, डिविडेंड्स, है ना, पीएससी और आरबीआई। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, है ना। तो एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा? एक्सपेंडिचर जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का, है ना, जो खर्च हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट क्या था, कैसे वो कैपिटल अकाउंट से अलग है? तो रेवेन्यू अकाउंट में ना तो एसेट क्रिएट होता है और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है ना। एसेट और लायबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं आती है। जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कैसे ये रेवेन्यू अकाउंट से अलग है। वहां पे एसेट और लायबिलिटी की बात होती है, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की बात नहीं होती। एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है ना, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है ना, मान लीजिए इंडियन मार्केट से या फिर बाहर से, विदेशों से, है ना, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी दूसरे देश से लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, है ना, वो पैसा जाएगा तो किसमें आएगा? रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर वाले। दूसरा है डिफेंस। डिफेंस पे जो खर्च करेंगे, रक्षा पे जो खर्च करेंगे, है ना, मिसाइल बना रही है या जो भी खर्च करेंगे वो आएगा एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है सब्सिडी। आपने सुना होगा बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जैसे पेट्रोल पे सब्सिडी, डीजल पे सब्सिडी, है ना, फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडी देती है, खाद पे सब्सिडी देती है। ये सब इसमें एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन, प्रशासन करने में जो पैसा खर्च हो रहा है ना, आईएएस, आईपीएस या जो भी चीजें, है ना, उनके ट्रेनिंग पे, उनके सर्विस पे, ऑफिस पे, या जो भी चीजें खर्च हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, वो इसमें आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा फाइनेंशियल ग्रांट टू स्टेट, ये क्या होता है? राज्यों को जो फाइनेंशियल अनुदान, है ना, वित्तीय अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब होता है जो पैसा लोन के रूप में नहीं है, वो दान के रूप में दे दिया, उस पे ना तो आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन्हें, ना वो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल ग्रांट। तो स्टेट को जो फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है वो किस में आता है? ये रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर। ओके, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे अलग है रेवेन्यू अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है या तो इसमें एसेट का फॉर्मेशन होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी। जब भी रिसीट होगा, है ना, गवर्नमेंट को कैपिटल अकाउंट में जब रिसीट होगा, जब इनकम होगा, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, यहाँ पे भी हम देखेंगे। और जब भी वो एक्सपेंडिचर करेगी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट से जब भी एक्सपेंडिचर करेगी, यानी वहां पे एसेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में जो रिसीट होता है, यानी जो इनकम हो रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा? कौन से पैसे को कैपिटल अकाउंट के रिसीट में डालेंगे? कौन से पैसे को? गवर्नमेंट के किस पैसे को, किस इनकम को कैपिटल अकाउंट के रिसीट में डालेंगे? रेवेन्यू अकाउंट के रिसीट में नहीं डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के रिसीट। वैसे पैसे को दो तरह के पैसे होंगे, एक तो डेट और दूसरा नॉन डेट। डेट मतलब होता है कर्ज। एक तो वैसा पैसा जो कर्ज के रूप में गवर्नमेंट ले रही है, तो वो इनकम ही हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन वो पैसा क्या कर रही है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रही है ना, वो पैसा गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रही है ना। या तो देखिए, या तो लायबिलिटी बढ़ाएगी, रिसीट में क्या होगा? या तो लायबिलिटी बढ़ाएगी, है ना, या तो एसेट का एक्सपेंडिचर करेगी तो एसेट का क्रिएशन होगा। अब देखिए इसमें जो रिसिप्ट है, कैपिटल अकाउंट का रिसिप्ट में, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट का लॉस होगा। या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा या तो एसेट का लॉस होगा।
यही दो चीजें होंगी इसमें। यानी कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल अकाउंट का रिसीप्ट है, यानी कौन सा इनकम, गवर्नमेंट का कौन सा इनकम कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट वाले अकाउंट में जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? उस इनकम से गवर्नमेंट का या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो एसेट का लॉस हो। यही दो चीज याद रखना है ना, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या तो एसेट का लॉस होगा, है ना। लायबिलिटी मतलब होता है कर्ज, या तो कर्ज बढ़ेगा। कैसे बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में कौन सा पैसा जाएगा? वैसा इनकम जो गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़ाए या तो उसके एसेट को लॉस कर दे। ऐसे दो चीजें कहां जाएंगी? कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में, है ना। अब देखिए एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने स्टेट को लोन दिया था, अभी बताया, गवर्नमेंट ने स्टेट को या किसी को लोन दिया होगा, है ना। उस लोन पे जो इंटरेस्ट आ रहा था वो किसमें आ रहा था? रेवेन्यू अकाउंट के इनकम में, है ना। रेवेन्यू अकाउंट के इनकम में जो इंटरेस्ट रिसीव मतलब जो लोन दिया था, लेकिन उस लोन की जो रिकवरी होगी, स्टेट वो पैसा जब लौटाएगा गवर्नमेंट को, तो वो पैसा जाएगा कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा लौटा रहा है स्टेट, यानी लोन की जो रिकवरी कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट जो पैसा लौटा रहा है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट का लॉस हो रहा है। कैसे? लोन जो दिया था गवर्नमेंट वो एक एसेट था। कैसे था? क्योंकि उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। एसेट वो होता है जिसपे आपको रेगुलर इनकम होता रहे। तो जो लोन दिया था गवर्नमेंट स्टेट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एसेट था, क्योंकि उसमें रेगुलर इनकम इंटरेस्ट आ रहा था। अब वो लोन चुका दिया स्टेट ने, तो एसेट का लॉस हो गया। अब वो रेगुलर इनकम नहीं होगा उस पे, है कि नहीं? तो वो एसेट का लॉस हो गया। तो या तो एसेट का लॉस हो या तो लायबिलिटी बढ़े, दोनों में से कोई होगा तो वो कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में जाएगा, है ना। तो रिकवरी ऑफ लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन को रिकवर कर लिया स्टेट से, स्टेट ने लोन को चुका दिया। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो एसेट का लॉस हो गया। एसेट वो चीज होता है जिस पे रेगुलर इनकम आपका होता रहे। दूसरा है सेल ऑफ एसेट्स, इसमें भी एसेट का लॉस हो रहा है। जैसे प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने अपने शेयर को बेच दिया, गवर्नमेंट ने एलआईसी के शेयर को बेच दिया, और चूंकि बेच दिया तो उस शेयर पे गवर्नमेंट को क्या आ रहा था? डिविडेंड आ रहा था, रेगुलर इनकम आ रहा था। लेकिन अब तो बेच दिया शेयर, तो एसेट का लॉस हो गया, हो गया ना। एसेट का लॉस हो गया, शेयर को बेच दिया, है ना। तो और जो शेयर को बेचता है गवर्नमेंट, वो दो तरीके से हो सकता है। उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और जब वो 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जब 50% से ज्यादा एसेट बेच दे, अपने शेयर को बेच दे गवर्नमेंट, प्राइवेट हाथ में चला जाए 50% से ज्यादा, तो ऑनरशिप किसके पास चला जाएगा? प्राइवेट के पास। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन। ऐसे नॉर्मल केस में 50% से नीचे वाले केस में उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी शेयर को बेचना, यानी एसेट का लॉस करना। तो ये तो डायरेक्ट एसेट का लॉस हो रहा है, तो इसमें कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में आएगा। तीसरा है बोरोइंग फ्रॉम इनसाइड कंट्री एंड ओवरसीज, यानी देश के अंदर ही किस मार्केट से पैसा उठा रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपना बेच के वो पैसा लेता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बेचकर वो पैसा उठाता है गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर फॉरेन से लोन ले रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है। जब बोरोइंग करेगा तो कर्ज बढ़ रहा है कि नहीं? आप जब लोन लेते हैं तो आपका कर्ज बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि चुकाना है, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं? लायबिलिटी मतलब होता है कर्ज। तो या तो कर्ज बढ़े या तो एसेट का लॉस हो। तो शुरू के इन दोनों में एसेट का लॉस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है ना। बोरोइंग कर रही है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। तो ये भी इसलिए इसमें आएगा कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में, या तो लायबिलिटी बढ़े या तो एसेट का लॉस हो। ये तीनों एग्जांपल से समझ गए। नेक्स्ट में चलते हैं एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के किस एक्सपेंडिचर को कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट में रखेंगे, है ना। तो यहां भी एसेट और लायबिलिटी पे ही ध्यान देना है। तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा? या तो एसेट का फॉर्मेशन होगा, एसेट का फॉर्मेशन होगा, या तो लायबिलिटी घटेगी, या तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, उसको कहेंगे एक्सपेंडिचर। क्या हो रहा है? या तो लायबिलिटी घट रही है या तो एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट, रिसीप्ट के जस्ट अपोजिट, है ना। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा था और एसेट लॉस हो रहा था।
यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या होगा, यानी पैसा जब खर्च करेगा गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट से, है ना, जब पैसा खर्च हुआ तो उसका एसेट का फॉर्मेशन होगा या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। कैसे? पहला है लोन मेड टू स्टेट एंड यूटी। लोन मेड टू स्टेट एंड यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट और यूटी को, तो यूटी को जो पैसा दे रही है वो किससे देगी? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा दे रही है तो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। तो कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर में कब आएगा? क्यों आ रहा है ये? क्योंकि यहाँ से एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है। लोन दे रही है तो रेगुलर इनकम उसका बन रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट अब आएगा, तो एसेट का फॉर्मेशन हो गया गवर्नमेंट का। लोन दे रही है ना, अब रेगुलर इनकम में उससे इंटरेस्ट मिलेगा। एसेट वो होता है जो रेगुलर इनकम में आपको कमाई करके दे। लोन दे रही है तो इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा गवर्नमेंट का, एसेट का फॉर्मेशन हो गया, लोन दिया। एसेट क्रिएशन, एसेट क्रिएशन में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ना, मार्केट बना रही है, पोर्ट बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो कमाई करके देगा ना, है ना, कमाई करके देगा। वो स्टेडियम बना रही है तो कमाई करके देगा वो, तो एसेट फॉर्मेशन। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर में या तो एसेट फॉर्मेशन हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो। अब नेक्स्ट है लोन रीपेड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन लिया था वो रीपेड कर दिया, पे कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। लोन रीपेड कर दिया, लोन जो लिया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट उसने लोन चुका दिया, चुका रहा है तो खर्च कर रहा है। ये ध्यान देखना, पहले ये ध्यान देना है कि इनकम आ रहा है कि जा रहा है। जब आ रहा है तो रिसीट में होगा, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर में होगा। उसके बाद ये ध्यान देखना है कि एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है कि नहीं। अगर एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है तब वो कैपिटल में जाएगा, अगर एसेट और लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है तब वो रेवेन्यू में जाएगा, है ना। कैपिटल में तभी जाएगा जब एसेट और लायबिलिटी की बात होगी, क्योंकि कैपिटल के रिसीट में लायबिलिटी बढ़ेगा और एसेट का लॉस होगा, और एक्सपेंडिचर में एसेट का फॉर्मेशन होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना। और जहां पे एसेट और लायबिलिटी की बात नहीं होगी जिस इनकम और एक्सपेंडिचर में, वो किस में जाएगा? रेवेन्यू का। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट बजट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिसिट पढ़ेंगे। डेफिसिट जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, है ना, फाइनेंस, फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू।